what is GST? GST is goods and service tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करा गया इन 2017। तो इसे कब इंट्रोड्यूस करा गया है इस जीएसटी मॉडल को? जीएसटी मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन एप्लीकेबल कब हुआ? इट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम एप्लीकेबल किस डेट से हुआ? 1 जुलाई 2017, इस दिन से ये एप्लीकेबल हुआ, राइट। एंड जीएसटी एक्ट पास्ड कब हुआ? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कब इस एक्ट के बारे में डिसाइड किया गया? एक्ट was passed in parliament on 24th March, on 24th March 2017। ये एक्ट पास कब हुआ? 24th मार्च को हुआ। एंड एप्लीकेबल कब हुआ? सेम ईयर इट वाज एप्लीकेबल, ऑन 1 जुलाई को इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया सीधा, ठीक है। इस जीएसटी का मॉडल जो था, ये जो पूरा जीएसटी मॉडल था, इस जीएसटी से पहले कुछ अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते थे। जो टैक्सेस पहले अप्लाई किए जाते थे उसको आप बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हो। कौन कौन से दो तरीके के टैक्सेस थे? तो ये कौन से टैक्सेस थे? ये पूरा का पूरा एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का मॉडल है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जिनका बर्डन आप दूसरों पे ट्रांसफर कर सकते हो, वो टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिनका बर्डन आप दूसरों पे ट्रांसफर कर सकते हो, दोज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी इनकम का टैक्स खुद पे करोगे, राइट। आप अपने वेल्थ का टैक्स खुद पे करो, लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उस गिफ्ट में जो टैक्स इंक्लूड है, दैट टैक्स कैन बी ट्रांसफर टू अदर्स, राइट। आप लग्जरी का टैक्स आप यूज करो, जो लग्जरी हो सकता है आपको किसी और ने खरीद के दिया वो लग्जरी, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, आप अगर किसी की मूवी की टिकट बाय करते हो तो उस मूवी की टिकट में एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स आप पे कर रहे हो किसी और के बिहाफ पे, तो सच टैक्सेस आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जिनका बर्डन आप दूसरों पे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो टैक्सेस को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, पहले सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस। स्टेट मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स कलेक्ट करती हैं, ये उन टैक्सेस की बात है। और सेंट्रल टैक्सेस मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, ये उसकी बात है, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्सेस में आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं? सेंट्रल टैक्सेस किस किस तरीके के होते हैं? ये आपके लिए एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, और इन सब टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस करा। सर्विस टैक्स, ये भी सेंट्रल टैक्सेस का पार्ट है, ठीक है। एंड वन मोर वाज देयर, दैट वाज सेंट्रल सेल्स टैक्स। पहले ये आप अकाउंट्स में बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास करते थे इसको लेके, दैट इज कॉल्ड सीएसटी, लेकिन अब ये एप्लीकेबल नहीं है। इसको, इन सब टैक्सेस को किसने रिप्लेस कर दिया? इन सब टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखो सर्विस टैक्स पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया है। ऐसे ही कुछ स्टेट ओन्ड टैक्सेस है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, वो है स्टेट ओन्ड टैक्सेस। और वो स्टेट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ऑक्ट्रॉय एक्चुअली में क्या है? आपके लिए जो टोल वगैरह पे करते हैं, एंट्री टैक्स जिसको बोलते हैं, आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब आप एंटर करते हो, दिल्ली का सामान अगर अगर गुजरात जा रहा है, ठीक है, तो रास्ते में बहुत सारी स्टेट से पास होते हुए जा रहा है, तो हर स्टेट अपना एक टैक्स इंट्रोड्यूस करती है, तो दैट वाज स्टेट टैक्स, ठीक है। ऐसे ही परचेज टैक्स, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेजेस का टैक्स अलग होता था, ठीक है। इन हर एक चीज के लिए बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके के टैक्सेस होते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वैल्यू एडेड टैक्स, इसको वैट बोलते थे,
पहले ये वैट एप्लीकेबल था, वैट, ठीक है। ऐसे ही टैक्सेस ऑन लॉटरी, लॉटरी गेम्स में भी टैक्सेस होते थे, तो टैक्सेस ऑन लॉटरी, ये सारे, ठीक है। ऐसी लग्जरी में टैक्स था, जो आप लग्जरी यूज करते हो तो लग्जरी का टैक्स वाज डिफरेंट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, एंड दे वर एप्लीकेबल, ठीक है, हर एक अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से। बट जीएसटी ने क्या करा, इस जीएसटी मॉडल ने क्या किया, जीएसटी ने इन सारे के सारे टाइप्स को, इन सारे के सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। जीएसटी ने इन सभी टैक्सेस को क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। नाउ देयर इज वन टैक्स वन नेशन, ये मोटो है जीएसटी का, दिस इज द मोटो ऑफ जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, ठीक है। इस पूरी लिस्ट में से कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, आप सीधा जीएसटी अप्लाई करेंगे। फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी है क्या, कैसा दिखता है, क्या होता है, बेसिकली ऑफकोर्स देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके फीचर्स को पढ़ सकते हैं कि फीचर्स क्या है, राइट। तो जीएसटी इज बेसिकली, सबसे पहला, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी है क्या, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबको पता चल गया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, राइट। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क होता है, मैंने अभी बोला सबको कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन आप दूसरों पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, whereas इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जिनका बर्डन आप दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ सच टैक्स ऑन अदर्स, आप अपनी जगह किसी और को बोल सकते हो तू पे कर, तो दैट इज अ जीएसटी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए जीएसटी। जैसे कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का बर्डन, बर्डन कैन बी शिफ्ट, मैं लिख रहा हूँ, बर्डन कैन बी शिफ्ट ऑन अदर्स, दूसरों पे ट्रांसफर करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन ट्रांसफर कर देता है, मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन ट्रांसफर कर देता है होलसेलर पे, होलसेलर पे, होलसेलर अपना बर्डन ट्रांसफर कर देता है रिटेलर पे, रिटेलर पे करेगा जी टैक्स, और रिटेलर अपना बर्डन ट्रांसफर कर देता है कंज्यूमर पे। तो ये जो शिफ्टिंग है, ठीक है, ये जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स है, ये क्यों है, बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट। लास्ट में सारा बर्डन हमेशा फाइनल कंज्यूमर पे आएगा, तो फाइनल कंज्यूमर इज द पर्सन जिसको सारे टैक्सेस पे करने हैं। So this is basically the burden can be transferred to others, can be transferred to others, whereas direct taxes का burden आप दूसरों पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। हमने इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक और इनडायरेक्ट टैक्स ही लिया है। हमने इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के हम एक इनडायरेक्ट टैक्स लिया। अब बताओ, तो सर इनडायरेक्ट को हटा के डायरेक्ट ले आते, इनडायरेक्ट ही क्यों लाएगा? डायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहती है, धीरे धीरे करके हम हटाना चाहते हैं। वी वांट टू रिमूव द डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि आप किसी की इनकम पे टैक्स ले रहे हो, ठीक है। तो इनकम पे टैक्स गवर्नमेंट धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहती है, रिमूव करना चाहती है। गवर्नमेंट के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम हमेशा से इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्शन पे होता है, ठीक है, जीडीपी पे। तो जितना जीडीपी आपका एक्सपैंड होगा उतने ज्यादा आपके टैक्सेस एक्सपैंड होंगे, ठीक है। सर फिर ये गड़बड़ नहीं, अगर सारे टैक्सेस कंज्यूमर ही देगा, वो अपनी इनकम टैक्स भी भरता है, उसके बाद जो इंडिया में जो टैक्स का बर्डन है वो बहुत गलत है, क्योंकि कंज्यूमर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अराउंड 62% टैक्सेस पे करता है अपनी इनकम में से। इनकम टैक्स टीडीएस कट के जो मिला, जो खर्चा किया उस पे वापस टैक्स दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और यही एक मेजर रीजन है कि टैक्स का बर्डन लोगों से कम करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया, और जीएसटी ने प्रोडक्ट के प्राइसेस को रिड्यूस करा है, ठीक है, कम करा है। अभी कैसे करा है मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, ठीक है। ये बर्डन ही कम करा है, ये टैक्स का बर्डन कम करने के लिए ही जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया, ताकि लोगों के ऊपर से ये टैक्स बर्डन कम हो, ठीक है। सो इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स आपने रिप्लेस करा, तो उसकी एक प्रॉपर्टी इसमें ऑलरेडी थी, इसलिए रिप्लेस करा। तो वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस करा, लेकिन किसी वजह से रिप्लेस करा कि क्या अब क्या होगा, कैसे होगा, उसका एक मैकेनिज्म तैयार करा। तो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ रिप्लेस करा जीएसटी ने वैल्यू एडेड टैक्स को। वैल्यू एडेड टैक्स में पहले कोई मैकेनिज्म नहीं था, बट जीएसटी ने क्या करा, एक प्रॉपर मैकेनिज्म लेके आया इस वैल्यू एडेड टैक्स के अगेंस्ट। और वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले तरीका था हमारा लगाने का, उसको थोड़ा सा चेंज करा, जिससे लोगों पे बर्डन कम आया,
ठीक है, अभी बताऊंगा ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, एक्सप्लेन करूंगा सबको, ठीक है। सो जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ये बात बहुत ध्यान से रखना। अगर मेरा ये पेन बनाने की कॉस्ट 15 रुपीज है, ये 20 रुपीज है, तो 20 रुपीज के ऊपर टैक्स लगेगा, वो टैक्स 20 रुपीज का पार्ट कभी भी नहीं। जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज जस्ट अ टैक्स। टैक्स क्या करना है, टैक्स आप चार्ज करोगे कस्टमर से और गवर्नमेंट को दे दोगे शराबत से। तो ये इसलिए बोला गया है कि जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट, वो आपके हिस्से का पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट के हिस्से का पैसा है, आपको वो पैसा गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो जीएसटी का एक और कमाल का पॉइंट था, दैट इज यूनिक। हाँ जी बोलो। ये वाला पॉइंट रिपीट कर दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं अगर बोलता हूँ, इफ आई से कि मेरा जो प्रोडक्ट है, माय प्रोडक्ट इज हैविंग अ कॉस्ट ऑफ ₹20, अगर मेरा प्रोडक्ट 20 रुपए का है, सो आई विल ऐड जीएसटी टू इट। जीएसटी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस 20 रुपीज, ये इसका पार्ट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें इंक्लूड करके आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरा प्रोडक्ट इतने रुपए का, जीएसटी अलग से। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। सर लेकिन डब्बे में तो लिखा आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड यार जीएसटी। वो एमआरपी में इंक्लूड होता है, एमआरपी लिखते हैं डिब्बे में, नहीं तो बच्चे दो अच्छा। लोग कैलकुलेट ही करते रहेंगे ऐसे तो। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के साथ प्रोडक्ट शो करते हैं तो आप ऐसे ही बता प्लस जी, ओके सर। ठीक है। सो यूनिफॉर्म टैक्स इन होल कंट्री, पूरी कंट्री में सेम टैक्स स्ट्रक्चर, ये एक बहुत बड़ा फीचर था, क्योंकि आज से पहले जब तक जीएसटी नहीं था, हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्स स्ट्रक्चर थे। किसी की मर्जी है 10% टैक्स, किसी की मर्जी है 15% टैक्स, कोई 18% लगा रहा है, कोई 20% लगा रहा है। लेकिन जीएसटी के आने से एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर तैयार करा गया अक्रॉस ऑल स्टेट्स। तो पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर तैयार करा गया, पूरी कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर तैयार करा गया, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर इन होल कंट्री, ठीक है। एक जैसा स्लैब सेट होगा। गवर्नमेंट ने बोला कि 5% टैक्स होगा तो पूरी कंट्री में 5% टैक्स होगा, गवर्नमेंट ने बोला कि 6% टैक्स होगा तो पूरी कंट्री में 6% टैक्स होगा। तो ये यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर तैयार करा गया जीएसटी के आने से, ठीक है। देन डुअल जीएसटी मॉडल, ये डुअल मॉडल मैकेनिज्म, अभी ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि डुअल मैकेनिज्म का एक्चुअली मतलब क्या है, चलो मैं बता देता हूँ आप लोग। डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब क्या है, यहाँ पे डुअल वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दो अलग तरीके से इसको अरेंज करा गया, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ये दो तरीके से मॉडल तैयार करा गया। इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्टेट, आप दिल्ली में ट्रेड करते हो और दिल्ली से ही परचेज करके दिल्ली में ही सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड विद इन स्टेट। लेकिन आप दिल्ली से परचेज करके कहीं और सेल कर रहे हो, आपकी सेल्स किसी और स्टेट के साथ है, तो अदर स्टेट के साथ जब आप ट्रेड करते हो तो उस ट्रेड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। जब आप अदर स्टेट के साथ ट्रेड करते हो, अगर आप दिल्ली में बैठ के हरियाणा से ट्रेड कर रहे हो, मुंबई से ट्रेड कर रहे हो, मतलब किसी और जगह के साथ अगर आप सेल परचेज कर रहे हो, विद इन दिल्ली अगर कर रहे होते तो क्या था, इंट्रा। अगर दिल्ली से बाहर कर रहे हो तो वो क्या है, इंटर स्टेट है। एप्लीकेबल ओनली ऑन सप्लाई, ये सिर्फ सप्लाई पे एप्लीकेबल है, डिमांड पे नहीं। जो बेचेगा ना, टैक्स की ड्यूटी उसकी है, खरीदने वाले की कोई ड्यूटी नहीं है टैक्स की। जो बेचेगा सामान, टैक्स की सारी ड्यूटी उसकी होगी, ठीक है। चाहे वो सेल करे, एक्सचेंज करे, ट्रांसफर करे, बार्टर करे, लाइसेंस करे, रेंट करे, लीज करे, कुछ भी करे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ टर्म, चाहे वो सेल करे, चाहे वो एक्सचेंज करे, चाहे वो बार्टर करे, बार्टर का मतलब सबको पता है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसफर करे,
चाहे वो लीज पे दे, चाहे वो रेंट पे दे, चाहे वो रेंट पे करे, चाहे वो लीज पे करे, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन अगर किसी किसी को बेचने के पर्पस पे की गई है, किसी को बेचने के पर्पस पे की गई है, तो वहां पे जीएसटी अप्लाई होगा ही होगा। जीएसटी इज एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट। जीएसटी विल बी एप्लीकेबल अगर इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन की गई है। सो दिस इज अबाउट जीएसटी। तो ये जीएसटी के बारे में था। ओके, सो सम एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं ऑफ जीएसटी? जीएसटी के क्या फायदे रहे? तो जीएसटी के फायदे क्या है? पहली बात, वन नेशन, एक नेशन वन मार्केट। तो मार्केट भी एक है, पूरे नेशन को एक मार्केट बना दिया इस जीएसटी मॉडल ने। एक नेशन को एक मॉडल, एक क्या बना दिया, मार्केट बना दिया इस जीएसटी मॉडल ने। तो ये जीएसटी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया कि आपकी इकोनॉमी पूरी की पूरी एक साथ रन करने लगी। ठीक है, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना पहले से आसान हो गया क्योंकि आपके लिए टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल हो गया, बिकॉज ऑफ सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। तो सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, ये भी कैसा बेनिफिट है, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, ये एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए ज्यादा बेटर टू अंडरस्टैंड है, इजी टू टैकल है। ठीक है, सो नो कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब अभी हम डिस्कस करने वाले जो मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं आपके साथ, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, मतलब जो आपके पास टैक्सेस होते हैं वो सेट ऑफ कर दिए जाते हैं और डुप्लीकेसी ऑफ टैक्सेस नहीं रहती। अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डुप्लीकेसी ऑफ टैक्सेस हो जाएगी तो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, इसमें एड ऑन फैक्टर नहीं होता, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स में कैस्केडिंग हो जाती है, इसमें कैस्केडिंग नहीं होती। ठीक है, तो बेटर टैक्स मैनेजमेंट, बेसिकली बेटर टैक्स मैकेनिज्म एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर। बाहर के लोग भी इसकी वजह से इंडिया में आके इन्वेस्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने ना पहले अकाउंट्स की जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो मैंने बोला था कि अकाउंटेंसी भी एक तरीके की लैंग्वेज है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम तरीके से बोली जाती है, राइट? मैंने सबको ये बात बोली थी ना कि थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम तरीके से बोली जाती है, सेम तरीके से करी जाती है, सेम रूल्स एप्लीकेबल है, इसीलिए आप एक कंट्री के से दूसरी कंट्री को कंपेयर कर पाते हो। तो ऐसी टैक्स स्ट्रक्चर को लेके होता है। अब इंडिया में जब तक जीएसटी नहीं था तो बहुत सारी कंट्रीज इंडिया से ट्रेड नहीं करना चाहती थी क्योंकि हर एक गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब उनकी कंट्री में जीएसटी है, इंडिया में जीएसटी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत ना मिसकम्युनिकेशन, मिस या एरर के चांसेस होते थे, या रेट्स इक्वल नहीं हो पाते थे, या इंडिया का सामान ज्यादा महंगा होता था बिकॉज ऑफ डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर्स। जो कि जीएसटी के आने से हर चीज को बैलेंस किया गया, तो इसलिए अब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में ज्यादा ट्रेड करने के लिए अट्रैक्ट होने लगे, जिसकी वजह से अपलिफ्टिंग ऑफ जीडीपी, पूरी इकोनॉमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी इंक्रीज होने लगी इंडिया की बिकॉज ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के आने से ये सब फायदे हुए हमारी इकोनॉमी को। पहले जीएसटी के बारे में मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, पहले वो समझ लो और उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर दूंगा। ठीक, तो जीएसटी कैसे वर्क करता है, जीएसटी मॉडल है क्या जीएसटी का? जीएसटी इज बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स और सर्विस पे टैक्स एप्लीकेबल है। जब भी सेल परचेज की जाएगी किसी भी गुड्स या सर्विस की, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। जीएसटी का एक स्लैब है और जीएसटी के स्लैब के हिसाब से जो जीएसटी के रेट्स है, रेट ऑफ जीएसटी जो चार्ज किया जाता है, दैट इज 0%, 0%, 5%, ये अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से 0%, 5%, 12%, 12% जीएसटी, ठीक है, 18% जीएसटी, 18% एंड 28%, 28%। ये जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं। जीएसटी में इस रेट को चार्ज किया जाता है जब आप टैक्स अप्लाई करते हो। एक चीज मैं तुम लोगों को और बताऊं, तो ये जो रेट ऑफ 28% है,
ये एशिया में हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है। एशिया का हाईएस्ट, एशिया में हाईएस्ट रेट है टैक्स का। पूरे एशिया में किसी भी कंट्री में 28% जीएसटी का स्लैब नहीं है। इंडिया का हाईएस्ट टैक्स एप्लीकेबल है 28%। ये पहली बात। और दूसरा, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है, वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। अप्लाई किस पे होता है? लग्जरी पे। आप होटल में जाओ, होटल बुकिंग कराओ, देखो फिर टैक्स। आप एयरप्लेन की टिकट बुक कराओ, देखो उसमें टैक्स कितना लगता है। सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी 28% है। बहुत सारी जगह पे, कार्स में भी बहुत जगह पे है। बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जिसपे आपके लिए 28% है। जो लग्जरी कार्स हैं, जो 10 लाख से ऊपर की कार है, तो उस पर ये टैक्स स्ट्रक्चर है। सर हाईएस्ट किस कंट्री का है? हाँ, ये था स्वीडन। कुछ रेस्टोरेंट्स थे जिधर जीएसटी के बाद भी ऊपर से सर्विस टैक्स लगता था। तभी बोला जाता है ना कि मत दो। तो सर बोलते मना हैं ना, कर दें। आप मना कर दोगे तो वो चार्ज नहीं कर सकते। ये सब दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक सीजीएसटी लिखा होता है और एक एसजीएसटी। हाँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ ठीक है, अभी उस पर ओके डोंट वरी। पहले बताओ, यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको? अच्छे से समझ आ गई यहाँ तक की? यस ये वाला एक बार दोबारा बताना। कौन सा वाला बताओ? ये वाली चीज। वो सर जो पिछले पेज पे है वो सीएसटी वाला बता रहे थे। अच्छा, ओके। जो चीज रिस्ट्रिक्टेड होती है बाहर से मंगाने के लिए, गवर्नमेंट उस पर क्या करती है? अब जीएसटी को तो स्लैब गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट अलग से उस पर क्या चार्ज कर लेती है आपसे? कस्टम ड्यूटी। क्या हो भाई, अब टैक्स ज्यादा दो। जब हमने मना किया ये प्रोडक्ट बाहर से मंगाने के लिए, तो कैसे मंगाया आपने? ठीक है, सर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा कि एक यूनिफाइड टैक्स लगा के एक और एक क्या कहते हैं, एक और टैक्स हो रहा है ना। गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस भी तो कोई चीज है। गवर्नमेंट अपना टैक्स तो लेगी, ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर रही है। हाँ जी। अच्छा। सर जैसे एयरपोर्ट पे तो ड्यूटी फ्री चीजें लेते हैं हम। हाँ, तो वो क्या होता है, वहाँ पे उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं वो जो प्रोडक्ट होते हैं, बाहर से हाँ, इम्पोर्टेड नहीं तो होते। सर अगर हम कहीं बाहर से जाके ले उस पे भी हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है? अगर आप इंडिया में लेके आओगे तो आपको कुछ क्वांटिटी अलाउड होगी उस वाली प्रोडक्ट पे, और उससे ज्यादा क्वांटिटी लाओगे तो टैक्स दोगे। ओके, अगर आप दुबई से गोल्ड लेके आओ, तो गवर्नमेंट कहती है भाई 10 लाख रुपए से कम की वैल्यू का गोल्ड लेके आ रहे हो तो मान ली जाएगी आपकी बात, एक बारी को अलाउ कर देंगे हम। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर का लगा गोल्ड की, 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा है आपके पास बिल उसके, तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। सर कितने तक चार्जेस लगा सकते हैं वो लोग? वो ये नहीं पता, मैं लेके नहीं आया, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ऐसा होगा। ठीक है। ओके सर। को आप कैसे डिवाइड करते हो? जीएसटी को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, दो तरीके से। मैंने अभी बोला आप लोगों को कि एक होता है इंटर स्टेट ट्रेड, एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड और इंट्रा स्टेट ट्रेड। अभी जो इंटर स्टेट ट्रेड है, जो आउटसाइड द स्टेट हो रहा है, मतलब अगर आप दिल्ली बेस्ड सेलर हो और आप हरियाणा के साथ ट्रेड कर रहे हो, अब दिल्ली और गुड़गांव दो अलग अलग सिटी होगा, दो अलग अलग स्टेट मानी जाती है, तो दिल्ली का अगर सेलर हरियाणा में बेच रहा है या फिर हरियाणा का सेलर दिल्ली में बेच रहा है, तो वहां पे कौन सी कैटेगराइजेशन मानी जाती है? दैट इज इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड में हम आईजीएसटी को अप्लाई करते हैं। आईजीएसटी, दैट इज, आईजीएसटी का मतलब क्या है? आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इस पे बच्चे बहुत बार इसकी गलत फुल फॉर्म याद करते हैं, प्लीज याद रखना। दिस आई रेफर्स टू इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब है आपका अगर 5% का टैक्स है तो यू विल चार्ज 5% स्ट्रेट अवे। आप सिंपली 5% का जीएसटी चार्ज करोगे, कोई उसका डिवीजन नहीं होगा। दैट विल बी चार्ज एट द रेट 5%। वहां पे कोई फर्दर डिवीजन नहीं किया जाएगा। फर्दर डिवीजन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको कि फर्दर डिवीजन कैसे सर किया ये जाए। 5% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा या जो कॉस्ट हमने सेलिंग की डिसाइड की आपकी है उस पे? सेल परचेज के प्राइस पे। ओके। ठीक है, उसके बाद है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर। तो नाउ दिस मीन्स विद इन द स्टेट। अगर आप दिल्ली बेस्ड सेलर हो तो आप दिल्ली में ही बेच रहे हो,
अगर आप दिल्ली के कंज्यूमर हो तो आप दिल्ली में ही खरीद रहे हो, आपका सेल परचेज दिल्ली में ही हो रहा है। यहाँ पे आप दिल्ली से हरियाणा या फिर हरियाणा से दिल्ली में सामान बेच रहे थे तो वो IGST था, ठीक है। लेकिन अब क्या लगेगा आपके लिए, अब आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है दैट GST, यहाँ पे इस लिंकेज में क्या होगा, जो GST होगा आपका दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाए, एक होगा CGST, ठीक है, CGST, और दूसरा होगा SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे टैक्स के 2 पार्ट बना दिए गए। क्या करा गवर्नमेंट ने, जो 5% का टैक्स था, अगर आपका GST 5% था तो गवर्नमेंट इसको 2 पार्ट में, यानी कि 2.5%, 2.5 एंड 2.5% में डिवाइड करके, तो आधा टैक्स चला जाएगा स्टेट के पास, आधा टैक्स चला जाएगा सेंटर के पास। सेंटर मतलब इंडिया, पूरे इंडिया के लिए जो टैक्स लग रहा है, सिर्फ स्टेट के लिए जो टैक्स लग रहा है। उन्होंने बोला हम लोगों से तो 5% ही लेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे जो भी होगा। और यहाँ पे डायरेक्टली IGST, इंटीग्रेटेड GST, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो अपने आप बाद में स्टेट से हिसाब किताब बाद में करते रहते हैं। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन ये जो GST की इनवॉइसेस होती है ना, ये मंथली भी तैयार करी जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंक्रीज होती है, इसलिए मंथली बेसिस पे इनको तैयार करा जाता है। GST मैं बताता हूँ इसके बारे में, रुको। GST को कब कब आप फिल करते हो ये भी सीख लो। आप GST को साल में 12 बार प्लस 1 बार फिल करते हो। फाइलिंग ऑफ GST साल में 12 बार, यानी कि मंथली बेसिस पे करते हो। पहले आप हर मंथ बेसिस पे करते हो, और उसके बाद लास्ट में ईयरली बेसिस पे 31 मार्च को सारा हिसाब करते हो, अगर कोई ट्रांजैक्शन रह गई तो ये GST फाइल करने का टाइम होता है। हर मंथ की डेट फिक्स है कि इस डेट पे आपने GST फाइल करनी है। गवर्नमेंट को हिसाब किताब बता दो, आपके बिजनेस में आपने कितने की सेल करी है, कितने की परचेज करी है। ये GST की जो नंबर ऑफ फिलिंग होती है वो कितनी होती है, 13 बार। टोटल फाइलिंग ऑफ GST कितने टाइम होती है, 13 टाइम्स होती है, याद रखना ये बात। ट्रांजैक्शंस कितने तरीके की होती है, ट्रांजैक्शन या तो आप परचेज करोगे या फिर आप सेल करोगे। यही 2 तरीके की ट्रांजैक्शन होगी, या इधर यू विल परचेज या फिर आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो अगर आप परचेज करोगे तो आप पेमेंट करोगे, सो यू विल पे टैक्स। अगर आप परचेज करोगे कुछ तो आप पे करोगे टैक्स। अगर आप सेल करोगे तो यू विल रिसीव टैक्स। लेकिन टैक्स आपके लिए नहीं है बेटा, टैक्स आपने गवर्नमेंट के लिए लिया है, आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। तो अगर आप टैक्स रिसीव करोगे, यू विल रिसीव टैक्स, तो आप रिसीव कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव कर रहे हो। इज इट क्लियर? आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव करा, तो आपके लिए वो जो टैक्स है इट विल बी अ लाइबिलिटी। वो जो टैक्स आपने रिसीव करा है वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। जब तक आप गवर्नमेंट को वो टैक्स दे नहीं देते, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी। तो जब आप पे टैक्स करोगे, जब आप टैक्स पे करोगे, तो गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि ऑन पेइंग ऑफ टैक्स यू कैन अवेल रिफंड। तो आपको रिफंड मिल सकता है जितने का आपने टैक्स पे करा गवर्नमेंट को, इफ यू आर नॉट द फाइनल कंज्यूमर। अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो तो आपको हर GST का रिफंड मिल सकता है। और वो जो रिफंड होता है, अगर आपको बाद में मिलना है कुछ, तो वो आपके लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। वो आपके लिए किस कैटेगरी में डाला जाएगा, एसेट। तो GST अगर आपको वापस मिलना है गवर्नमेंट से तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि पैसा मिलेगा तो वो एसेट है। अगर आप पे करोगे तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। अगर आपने पे करना है गवर्नमेंट को तो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो GST कभी भी आपके लिए इनकम या एक्सपेंस नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से जान लो। GST कभी भी आपके लिए इनकम या फिर एक्सपेंस नहीं है। GST आपके लिए क्या है हमेशा, इधर इट कैन बी एसेट और इट कैन बी लाइबिलिटी। तो परचेज जब आप करते हो सामान, तो आप अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिखते हो इनपुट GST।
अकाउंट डेबिट। और जब आप सेल करते हो तो सेल करते वक्त आप अपनी बुक्स में लिखते हो टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। तो ये वर्ड याद रखना, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट किससे रिलेटेड है? परचेज से रिलेटेड। जब भी आप परचेज करोगे तो लिखोगे इनपुट जीएसटी, जब भी आप सेल करोगे तो लिखोगे आउटपुट जीएसटी। ठीक है। और जीएसटी कितने टाइप का होता है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जीएसटी को आप कैसे कैसे कैटेगराइज करते हो। इट इज आई जी एस टी, सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। ये 3 टाइप में बांटा था हम लोगों ने जीएसटी को, याद है? तो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी भी हो सकता है, इनपुट सीजीएसटी भी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी भी हो सकता है। और वो कब कब होगा? जब आप विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट बेचोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टू आउटपुट सीजीएसटी हो सकता है, आउटपुट एसजीएसटी हो सकता है, आउटपुट आईजीएसटी हो सकता है। कैसे आएगा? डिपेंड्स कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। पहले आप ये देखो कि किस तरीके से टैक्सेस का पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है। तो मान लो ए एक मैन्युफैक्चरर है, ध्यान से समझना ये बात। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने सामान बनाया, उसने बी को दे दिया। बी होलसेलर था, होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया सामान सी। और इन सबसे फाइनली जो बंदा सामान ले रहा था वो था डी। अब पहले के सिस्टम में क्या होता था कि अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, 100 रुपीज का है, तो ये इसने 100 रुपीज, सॉरी तो लिख दिया मैंने, अगर ये 100 रुपीज का सामान था तो ए ने क्या करा? ए ने लगाया इस पे जीएसटी। अब जीएसटी की बात कर रहे हैं, ए ने लगाया इसमें जीएसटी। मान लो इसका प्रोडक्ट 12% की कैटेगरी में आता है, तो अब ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 112। हाँ जी, कितने का हो गया ये प्रोडक्ट? 112। यस सर। तो ये प्रोडक्ट 112 रुपए का इसने इसको बेच दिया। तो अब ये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा इसमें, इस 100 रुपए में। मान लो इसने बोला भाई मैं ये प्रोडक्ट 120 का बेचूंगा आगे, तो ये अपना बंदा प्रोडक्ट जो है वो 120 रुपए लेगा, प्लस जीएसटी अपने जोड़ देगा इसमें। अमाउंट 120 रुपए का बेच दिया उसने। किसको बेच दिया प्रोडक्ट आगे? उसने सी को। अब सी ने क्या करा? ये प्रोडक्ट 150 का प्राइस डिसाइड करा और उस पर 12% का टैक्स लगाया, और ये उसने आगे बेच दिया डी को। अब ठीक है, तो फाइनली डी के लिए प्रोडक्ट कितने का पड़ा? डी को ये प्रोडक्ट पड़ा 168, क्योंकि 12 रुपए का जीएसटी था। तो एक 100 रुपए की चीज, तो सर सबने कांस्टेंट जीएसटी लगाया ना? 12%, सब 12% लगाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट 12% की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन सर सबका 12% अलग होगा बिकॉज उनका प्रॉफिट पे भी जीएसटी लग रहा है। एग्जैक्टली, वो गुड्स की कॉस्ट पे लग रहा है, जो उनकी सेल हुई है उस डील पे लग रहा है 12%। उसने अपने सेलिंग प्राइस पे 12 रुपए ऐड करे, 112 का बेच दिया। बी ने बोला मैं इस प्रोडक्ट को 120 प्लस जीएसटी बेचूंगा, तो उसका 120 का 12% लगेगा, दैट इज 14 रुपीज 40 पैसे। तो उसने कितने का जीएसटी पे करा? 14 रुपीज 40 पैसे। फिर इसने डिसाइड करा मैं इसे 150 का बेचूंगा प्लस 12% का जीएसटी लूंगा। कस्टमर को वो प्रोडक्ट कितने का पहुंचा? 168 का पहुंचा। अब कस्टमर ने कितना टैक्स दिया है इसमें? कस्टमर ने कितना टैक्स दिया है इसमें? कस्टमर ने 18 रुपए का टैक्स दिया है इसमें। तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? सिर्फ 18 रुपए। गवर्नमेंट कहती है मैं तुम सबसे टैक्स नहीं लेने वाली। गवर्नमेंट ने बोला आप सबको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला आप सबको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करेगी वो सिर्फ डी पे चार्ज करेगी, फाइनल कंज्यूमर से टैक्स लिया जाएगा। तो फाइनल कंज्यूमर ने 18 रुपए का टैक्स पे किया था, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स चाहिए पूरे प्रोडक्ट की सेल से वो सिर्फ 18 रुपए चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला हाँ भाई, सी को पूछा तूने कितने रुपए का टैक्स दिया था? सी ने बोला मैंने जो टैक्स दिया था वो दिया था 120 रुपए का 12%, 14 रुपए 40 पैसे का टैक्स बी ने सी से लिया था। तो गवर्नमेंट कहेगी चल, कंज्यूमर ने मुझे 18 रुपए दे दिए, गवर्नमेंट इसको 14 रुपए 40 पैसे का रिफंड दे देगी, ले भाई अपना टैक्स वापस रख। सी ने बोला गवर्नमेंट को और समझा दो ये। एक बारी और, ठीक है। सी ने जब प्रोडक्ट बेचा डी को, तो सी ने बेचा
168 का, जिसमें 18 रुपए का टैक्स था। तो गवर्नमेंट को 18 रुपए टैक्स मिल गए। अब सी ने बोला गवर्नमेंट को बोला कि डी ने आपको टैक्स दे दिया ना, तो मैंने जो टैक्स पे किया था बी को, मुझे वो वापस करो। मैंने जो परचेज पे टैक्स दिया था, जब मैंने सामान खरीदा था बी से, तो मैंने 14 रुपए 40 पैसे का टैक्स पे किया था, मुझे वो टैक्स वापस चाहिए। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, हम सिर्फ फाइनल कंज्यूमर से चार्ज करेंगे 18 रुपए, यू कैन टेक योर 14 रुपीज 40 पैसे रिफंड। ऐसे ही बी खड़ा हो जाएगा कि भाई मैंने जब सामान खरीदा था ए से, तो मैंने 12 रुपए का टैक्स दिया था, तो मुझे भी 12 रुपए वापस करो। तो गवर्नमेंट कहेगी लो जी, 12 रुपए का आप भी ले लो रिफंड, क्योंकि आपने पे करा। नहीं होगा ना, गवर्नमेंट ने पहले इससे भी ले लिया, ए से भी ले लिए 12 रुपए, इससे भी ले लिए 14 रुपए। ए ने पहले 12 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए थे, बी ने भी 14 रुपए 40 पैसे गवर्नमेंट को दे दिए थे, सी ने भी 18 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए थे। तो गवर्नमेंट के पास जो टोटल टैक्स आ चुका था, वो इन सबका टोटल आ चुका था, दैट इज 44 रुपीज 40 पैसे। ये गवर्नमेंट के पास टैक्स आ चुका था। डबल होगा। क्यों नुकसान होगा? गवर्नमेंट को तो 18 रुपए ही चाहिए थे, गवर्नमेंट के पास ये ऑलरेडी कलेक्टेड है। अब हम बात कर रहे हैं जर्नल की, कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, ठीक है, जीएसटी के केस में। तो अगर आप परचेज करते हो या फिर आप सेल करते हो, तो परचेज के केस में जर्नल एंट्री कैसे बनती है? जब आप परचेज करोगे तो परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज हमेशा क्या होता है भाई? डेबिट होता है, ठीक है। और परचेज के टाइम पे अगर आप आईजीएसटी पे कर रहे हो, यू विल राइट आई इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। आईजीएसटी इनपुट नहीं लिखना, याद रखना, पहले इनपुट लिखना है फिर आईजीएसटी लिखना। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, या तो आप कैश पे परचेज करोगे या फिर आप उधार पे परचेज करोगे, तो क्या लिखोगे? क्रेडिटर। लेट से मैंने एक टीवी खरीदा, ठीक है, टीवी है 20,000 रुपीज, उस पे 18% का जीएसटी है। वो टीवी आईजीएसटी कितना लगा? उस पर 18% लगा, तो ये 18% 20,000 का कितना होगा? 3600, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने टीवी किसी से खरीदा, मुझे अब उसको कितने रुपए देने थे? 23,600। मैंने उसको बोला चल 8,600 रुपए ले ले कैश, और बाकी के पैसे उधार हो गए। उधार हो गए तो क्या हो गया? क्रेडिटर हो गए। क्या हो गए वो? क्रेडिटर। जब आप परचेज करते हो तो वर्ड इनपुट आता है, याद रखो, तो मैंने बोला था ना अभी, यस सर। परचेज में इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे अगर आईजीएसटी लिखा है तो वो इंटर स्टेट हुआ या फिर इंट्रा स्टेट हुआ? इंट्रास्टेट। इंटर स्टेट। तो फिर ये एंट्री कैसे लिखी जाती है? अगर ये इंट्रा में होती, यानी विद इन स्टेट होती, अगर ये दिल्ली से दिल्ली में ही ट्रांजैक्शन हुई होती, जो कि बाय डिफॉल्ट होगी, ठीक है, तो आप क्या लोगे इसको? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और इस 3600 को हाफ हाफ करके लिख दोगे, 1800 1800। चलो, अगर सेल होता तो क्या लिखते? सेल में क्या लिखते हैं? देखो, जब आप सेल करोगे तो आपके पास कैश आएगा, राइट? तो इन ट्रांजैक्शंस में वेंडर भी इन्वॉल्व होगा ना कभी, मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदने पे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पे मशीन खरीदते तो वेंडर लिखो। ओके सर। अगर आप सेल उधार पे करते हो तो आपके डेटर बनते हैं। टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। मैं अभी आईजीएसटी का एग्जांपल देके बता रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तो इसी एंट्री को सेलर ने कैसे लिखा होगा? सेलर ने लिखा होगा कि उसके पास कैश आ गया 8,600, उसके डेटर बन गए 15,000, उसकी सेल हो गई 20,000, एंड उसने जीएसटी जो रिसीव करा है वो कितना रिसीव करा है? 3,600। सो कैश, डेटर्स, सेल्स एंड आउटपुट आईजीएसटी। अगर ये विद इन स्टेट होता, तो फिर ये आईजीएसटी की जगह पे क्या लिखना पड़ता? टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, 1,800 रुपए 1,800 रुपए, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आप सेल करोगे तो जीएसटी आपके लिए एक लाइबिलिटी है,
ये जो आपने जीएसटी रिसीव करा है, दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, इसीलिए क्रेडिट है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। एंड यहाँ पर जो आपने आईजीएसटी ये पे करा है, ये आप फ्यूचर में रिफंड कर सकते हो, इसलिए आपके लिए एसेट है। एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सबने पढ़े हैं, ठीक है। याद रखना कि सेल और परचेज का पक्का भाई है जीएसटी। अगर परचेज है तो परचेज डेबिट होगा, तो जीएसटी भी डेबिट होगा। अगर सेल है, क्रेडिट में है, तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा। जहां पे सेल या मतलब सर परचेज कैश लिखा और जाएगा, डिस्काउंट जैसा। हाँ, जैसे कैश और डिस्काउंट पक्के भाई है, ऐसे ही परचेज और सेल पक्के भाई है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सपोज आपने गुड्स परचेज करे, मेरा गुड्स मैंने परचेज करा उसके लिए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। मैंने 10,000 के गुड्स परचेज करे, हाँ जी 10,000 के गुड्स परचेज करे, और मैंने इनपुट CGST पे करा उस पे, एंड इनपुट SGST पे करा इस। अगर ये 5% का टैक्स होता तो इस पे कितने का टैक्स होता? 250 अगर टोटल 5% है तो। हाँ जी, अगर मेरा जो प्रोडक्ट खरीदा है वो 5% के स्लैब में है, तो हाफ इसमें लगेगा, हाफ इसमें लगेगा। ये बात क्लियर है सबको? मान लो मैं ये उधार पे लेके आया हूँ, मैंने मिस्टर ए से ये सामान खरीदा है, तो मैंने मिस्टर ए को कितने रुपए देने हैं? मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए इसमें से 1,000 रुपए का सामान ले लिया, अपने घर के लिए निकाल के ले गया। तो जो पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो उसे क्या बोलते हो? वेरी गुड, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी सर। हाँ, यही तो समझाना है। देख ये क्या हो जाएगा बता, 1,000 रुपए का मैंने सामान ले लिया, वेरी गुड, तो परचेजेस अकाउंट। अब उस केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा साथ में? याद रखना, जब भी परचेज या सेल आएगा आपको बाय डिफॉल्ट इनपुट ये आपको इनपुट ही लिखना है। इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। बताओ क्या ये बात समझ आ गई सबको? मैंने क्या किया? तो अब यहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट में 1,000 नहीं लिख सकता, मेरे परचेज का अमाउंट 1,000 था, मैंने 1,000 रुपए के गुड्स लिए, उसका 25 रुपए का टैक्स, 25 रुपए का टैक्स, तो टोटल ड्राइंग्स कितने की मानी जाएंगी? 1050। अब बताओ क्या ये बात समझ आई सबको? अगर मैंने गुड्स ड्राइंग करी तो ड्राइंग मेरे लिए एक एक्सपेंस है, ड्राइंग्स डेबिट होगा। हाँ सर। मेरे बिजनेस में से मेरे गुड्स जा रहे हैं, तो हाँ परचेज प्राइस पे ही जा रहे हैं, 1,000 रुपए के गुड्स चले गए, हाँ तो इस 1,000 रुपए पे मैंने पहले टैक्स पे किया था, हाँ सर। तो टैक्स भी इंक्लूड होगा इसमें, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1050। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सर। और इस स्टेप को बोलते हैं रिवर्स मैकेनिज्म। रिवर्स मैकेनिज्म। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज रिवर्स मैकेनिज्म, तो आप अपने बुक्स में जब भी इनपुट या आउटपुट को रिवर्स करते हो किसी एंट्री के लिए, तो वो रिवर्स मैकेनिज्म है। आपने मिस्टर बी को सेल करे गुड्स, तो आपने लिखा B2 सेल्स, आपने मान लो 10,000 के गुड्स बेचे बी को, तो आपको क्या होगा? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अगर अगेन मेरा प्रोडक्ट 5% की कैटेगरी में है, तो 5% कितना हो गया इसका? 252। यानी आपने बी से, आपका जो डेटर बन गया बी, तो बी से आपने कितने रुपए लेने हैं? इनका टोटल 10,500। अब बी को इसमें से 2,000 रुपए का सामान पसंद नहीं आया, बी ने बोला ये सामान वापस ले लो जी, तो अब क्या होगा? अब होगा सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। बताओ बात समझ आई सबको? सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों होगा? क्योंकि सेल्स पहले क्रेडिट था, अब सेल्स रिटर्न क्या हो गया? डेबिट हो गया, ठीक है। और कितने का सामान वो रिटर्न कर गया? 2,000 का। तो अब साथ में अब आपको आउटपुट CGST, ये जीएसटी भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपने कितना करा इसका? 2,000 का हाफ कितना हो गया? जीएसटी कितना? 50-50। तो उसके बाद 2B, तो आप B को अपने डेटर में कितने से कम कर लोगे? 2,100। तो ये था हमारा जीएसटी का सेशन, एक छोटा सा। आई होप सबको समझ आया होगा जीएसटी के बारे में, ये जीएसटी होता क्या है।